नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे, उसमें हम जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे। जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है, जनजातियों के आंदोलन, उसमें हमने भगत आंदोलन पढ़ लिया था, गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, नाम एकी आंदोलन है तो भीलों में राजनीतिक एकता स्थापित करने या भीलों में पूर्ण रूप से एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जो आंदोलन चलाया गया वो कौन सा था? एकी आंदोलन। इसको भोमट का भील आंदोलन के नाम से भी जाना जा सकता है। भोमट का भील आंदोलन मुख्य रूप से भील जाति से संबंधित था, लेकिन इसमें ग्रासिया भी शामिल हुए। तो एकी आंदोलन का जो संबंध है वो मेवाड़ और सिरोही, मेवाड़ और सिरोही के भीलों से संबंधित है एकी आंदोलन। और इसमें मेवाड़ के और सिरोही की भीलों के साथ में कौन थे? सिरोही के ग्रासिया भी शामिल थे, ग्रासिया भी शामिल थे। तो किस आंदोलन में ग्रासिया जनजाति ने भी भाग लिया था एकी आंदोलन में, तो इसका संबंध एकी आंदोलन का ग्रासिया जाति से भी आप मान सकते हैं। भीलों से तो है ही, इसके अलावा ग्रासिया से भी इसका संबंध माना जा सकता है। एकी आंदोलन का मतलब क्या है? भीलों में एकता स्थापित करना। भीलों में एकता स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एकी आंदोलन। बात करते हैं एकी आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। सबसे पहले देखिए 1817 ईस्वी के आसपास, 1917 में हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन चल रहा था, बिचौलिया किसान आंदोलन। तो 1917 में समय ये चरम पर था, बिचौलिया किसान आंदोलन। आगे हम किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो बिचौलिया किसान आंदोलन, इससे प्रभावित हुए कौन? भील। कहाँ के? पहाड़ा जागीर, उदयपुर में जगह पड़ती है पहाड़ा जागीर। यहाँ के भीलों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। पहाड़ा जागीर के भीलों ने क्या कर दिया? उपद्रव, विद्रोह कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि एक बड़ा मेवाड़ में किसान आंदोलन चल रहा था, बिचौलिया किसान आंदोलन। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना अपने यहाँ पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध, स्थानीय जो राजा है उसके विरुद्ध क्या किया जाए? विद्रोह किया जाए। तो 1917 में इन्होंने पहाड़ा जागीर जो क्षेत्र थे वहाँ के भीलों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन अगले ही वर्ष 1918 में महाराणा ने इनकी कुछ मांगे मान ली। महाराणा ने इनकी मांगे मान ली। इनकी जो मांगे थी वो मांगे मान ली गई। तो ये विद्रोह क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। विद्रोह क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो एक तो पहाड़ा जागीर हो गया, यहाँ के भीलों ने विद्रोह कर दिया था। फिर 1921 में उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है मादड़ी पट्टा। 1921 में मादड़ी पट्टा, ये क्षेत्र उदयपुर में ही पड़ता है, भीलों का क्षेत्र के भीलों ने पुनः क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन क्या किया? शुरू कर दिया। मादड़ी पट्टा क्षेत्र के भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कब? 1921 में। और मादड़ी पट्टा क्षेत्र के भीलों के इस आंदोलन में कौन जुड़े? मोतीलाल तेजावत। कौन जुड़ गए? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत
आदिवासियों का मसीहा बाऊजी के नाम से इनको जाना जाता है। आगे सारा घटनाक्रम इन्हीं से संबंधित होगा। तो इससे मोतीलाल तेजावत जुड़ गए। ये इनका मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था, उदयपुर में। कोल्यारी गांव ओसवाल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। और मोतीलाल तेजावत झाड़ोल, उदयपुर में स्थान पड़ता है झाड़ोल, झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, यानी यहाँ नौकरी करते थे। कामदार थे और उसके पश्चात इन्होंने क्या कर दी? नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी छोड़ दी। और इन्होंने फिर आगे जाकर एकी आंदोलन का विधिवत रूप से क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो मादेड़ी पट्टा क्षेत्र के भीलों ने 1921 में जब आंदोलन किया, विद्रोह शुरू कर दिया, तो इससे मोतीलाल तेजावत भी जुड़ गए। मोतीलाल तेजावत के बारे में ध्यान रखें, कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था, ओसवाल परिवार में, झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। यहाँ से इन्होंने क्या कर दी? नौकरी छोड़ दी। और उसके पश्चात 1921 में स्थान पड़ता है मात्रकुंडिया, मात्रकुंडिया, रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थान पड़ता है। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया से इन्होंने एकी आंदोलन का विधिवत क्या किया? प्रारंभ। एकी आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एकी आंदोलन शुरू किया इन्होंने। और उस दिन क्या थी? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो 1921 में मात्रकुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थान पड़ता है, यहाँ से मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? एकी आंदोलन शुरू किया। तो एकी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मोतीलाल तेजावत। किस दिन ये शुरू हुआ? तो ये वैशाख पूर्णिमा को शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखें। इस एकी आंदोलन को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो प्रमुख रूप से क्या था? उद्देश्य, तो उद्देश्य राज्य के जुल्मों के खिलाफ, राज्य के अत्याचारों के, जुल्मों या अत्याचारों के विरुद्ध के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था। राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया। और इसका मतलब आदिवासी भीलों में पूर्ण एकता स्थापित करना, इसका प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। और इस एकी आंदोलन से फिर गोकुलजी जाट भी जुड़े। गोकुलजी जाट मेवाड़ के थे नेता, गोकुलजी जाट, ये भी एक ही आंदोलन से जुड़ गए। एक ही आंदोलन के उद्देश्य ध्यान रखेंगे। ये क्यों शुरू किया गया था? राज्य के अत्याचारों के खिलाफ, जो भीलों के ऊपर अत्याचार किया करते थे, नए नए जुल्म ढाए जाते थे भीलों के ऊपर, उसके खिलाफ मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया। और आदिवासी भीलों में पूर्ण एकता स्थापित करना इनका क्या था? मकसद था, उद्देश्य था। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत ने भीलों के नेता हो गए मोतीलाल तेजावत। इन्होंने मेवाड़ की महाराणा के सम्मुख 21 प्रकार की मांगे रखी। 21 प्रकार की क्या रखी? मांगे। इनको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने 21 प्रकार की मांगे मेवाड़ के महाराणा के सम्मुख रखी। 21 प्रकार की मांगों में से 18 प्रकार की मांगे महाराणा ने क्या कर ली? मान ली। महाराणा ने 18 प्रकार की मांगे क्या कर ली? स्वीकार कर ली कि आपकी 18 प्रकार की मांगे क्या हैं? जायज हैं,
लेकिन 3 प्रकार की मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया। 3 प्रकार की मांगे नहीं मानी, ऐसे कह सकते हैं। 3 प्रकार की मांगे नहीं मानी, मुख्य रूप से यही थी। 3 प्रकार की मांगे कौन कौन सी थी? तो एक तो थी वन संपदा से संबंधित, कि भीलों का अधिकार होना चाहिए वन संपदा के ऊपर, इससे संबंधित मांग नहीं मानी गई। अगली थी बेट बेगार से संबंधित, ये भी एक प्रमुख मांग थी, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। और एक थी सूअरों के उत्पाद से संबंधित, सूअरों के उत्पाद से संबंधित। आरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे जिनको रोध के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर शिकार के पूर्ण प्रतिबंध होता था। जंगली सूअर हुआ करते थे, ये किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया करते थे, तो इनको मारने के ऊपर प्रतिबंध हुआ करता था। तो जंगली सूअरों के उत्पाद से संबंधित मांग के ऊपर भी महाराणा ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये 3 मांगे थी जिनके ऊपर महाराणा ने ध्यान नहीं दिया, नहीं मानी। वन संपदा से संबंधित, बेट बेगार से, और सूअरों के उत्पाद से संबंधित। और उसके बाद में मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर के जगदीश मंदिर में, उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों, मंदिर की सीढ़ियों से भीलों को संबोधित किया। भीलों को क्या किया? संबोधन दिया या संबोधित किया कि महाराणा ने हमारी जो प्रमुख मांगी थी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। और यहाँ से फिर ये तेजावत जब झाड़ोल जा रहे थे, मोतीलाल तेजावत कहाँ जा रहे थे? झाड़ोल जाते समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जाते समय इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात ये क्या हो गए थे? रिहा कर दिए गए थे। तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे। उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से भीलों को संबोधन दिया था मोतीलाल तेजावत ने, कि मेवाड़ महाराणा ने जो 21 प्रकार की मांगी थी उसमें 18 प्रकार की मांगों को मान लिया है, 3 प्रकार की मांगे स्वीकार नहीं की हैं, तो हमें आंदोलन करना चाहिए। ये कहकर जब वो झाड़ोल जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात ही इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। फिर आगे 31 दिसंबर 1921 को अंग्रेजी प्रशासन ने, ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसी 50 से अधिक व्हील एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते, एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। अगर इस प्रकार से 50 से अधिक व्हील किसी स्थान पर एकत्रित होंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। यह आदेश 31 दिसंबर 1921 को जारी किया गया। और उसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा ने मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये का इनाम की घोषणा की। 500 रुपये इनाम की क्या की? घोषणा। और आगे जाकर फिर सिरोही राज्य भी 1000 रुपये की इनाम की घोषणा करेगा कि जो व्यक्ति मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाने में सहायता करेगा उसको 500 रुपये की इनाम दी जाएगी। ये मेवाड़ के महाराणा के द्वारा घोषणा की गई। और उसके पश्चात मोतीलाल तेजावत आगे चले गए और ये किधर गए? फिर सिरोही में। मेवाड़ के पास में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ तो इसका प्रभाव सिरोही के भीलों पर भी पड़ा, और सिरोही के भील भी क्या होने लगे? अपने आप को संगठित करने लगे कि हमें भी क्या करना चाहिए? संगठित होने लगे, हमें भी आंदोलन करना चाहिए। और सिरोही की भील जब सक्रिय होने लगे, संगठित होने लगे आंदोलन करने के लिए, तो सिरोही के भीलों ने
क्या किया, आबू रोड से अंबाजी, आबू रोड से अंबाजी जो मंदिर है गुजरात में, रास्ते की रखवाली करते थे भील, रास्ते की रखवाली करने से मना कर दिया, करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम अब यहाँ जो रखवाली करते हैं ये आगे से नहीं करेंगे। आबू रोड से अंबाजी रास्ते की रखवाली करने से भीलों ने, सिरोही के भीलों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और तिल के ऊपर, जो तिल की फसल होती है, इसके ऊपर अंग्रेज कर लगाते थे, तिल पर कर जमा नहीं कराया, जमा नहीं कराया। तो इस समय सिरोही के दीवान थे रमाकांत मालवीय। सिरोही के दीवान कौन थे, रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय थे। तो जब इस प्रकार की बातें मेवाड़ के भीलों को देखकर सिरोही के भील भी करने लगे, तो सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने इस समय समाचार पहुंचाया किसके पास में, महात्मा गांधी और किसान आंदोलनों का जो जनक है विजय सिंह पथिक, उसके पास में समाचार पहुंचाया कि मेवाड़ और सिरोही के क्षेत्र में, भोमड़ क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत नामक व्यक्ति भीलों को संगठित करके गांधी के नाम पर क्या कर रहा है, आंदोलन करवा रहा है। तो इसको रोका जाए। गांधी जी के पास में ये समाचार पहुंचा है, विजय सिंह पथिक के पास में भी ये समाचार पहुंचा है। तो गांधी जी को तो इस बात का पता ही नहीं था। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में बाद में कहा कि मुझे तो इस प्रकार के आंदोलनों की कोई जानकारी नहीं है। यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया और कहा कि मैं मोतीलाल तेजावत को जानता भी नहीं हूँ, मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन या सहयोग दे रहा हूँ। ये गांधी जी ने बाद में कहा था, किसमें, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में ये बात कही थी। तो सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी और विजय सिंह पथिक तक ये बात पहुंचाई कि मोतीलाल तेजावत सिरोही की भीलों में एक प्रकार से विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहा है साम्राज्य के विरुद्ध, और हिंसात्मक कार्य हैं उसके ऊपर भीलों को उतारू करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये समाचार रमाकांत मालवीय ने गांधी जी के पास पहुंचाया, विजय सिंह पथिक के पास में पहुंचाया। तो विजय सिंह पथिक ने बाद में किस किस को, रामचंद्र वेद को अपने साथ में लिया, हरि ब्रह्मचारी इनको साथ लेकर, विजय सिंह पथिक, रामचंद्र वेद और हरि ब्रह्मचारी को साथ लेकर तेजावत जी से, यानी मोतीलाल तेजावत से मिलने के लिए कहाँ गए, उनके पास में गए। भगवानपुरा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई। भगवानपुरा नामक स्थान पर ये लोग किससे मिले, मोतीलाल तेजावत से मिले। साथ में रमाकांत मालवीय भी थे, सिरोही के दीवान। तो विजय सिंह पथिक, रामचंद्र वेद, हरि ब्रह्मचारी को लेकर भगवानपुरा नामक स्थान पर तेजावत जी से मिले। और उसके बाद में 12 फरवरी, कब की बात है, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पड़ता है, गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक और रमाकांत मालवीय ने भीलों को संबोधित किया और हिंसात्मक गतिविधि में शामिल न होने का अनुरोध किया कि आप किसी भी प्रकार की, किसी भी उपद्रव में शामिल न हो, आपकी जो मांगे हैं वो
मारने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और घटनाक्रम देखें तो यहाँ से फिर सिरोही से फिर मोतीलाल तेजावत ईडर, विजयनगर कहाँ चले गए, फिर ईडर जो गुजरात में पड़ता है, और विजयनगर की तरफ चले गए। वहाँ गए तो वहाँ की भीलों को संगठित करने लगे। वहाँ की भीलों में भी, यहाँ के भील भी क्या हो गए भाई, सक्रिय हो गए, भील संगठित होने लगे। भील क्या होने लगे, संगठित होने लगे। सिरोही राज्य ने उनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। तो यहाँ से फिर ये किधर चले गए, ईडर विजयनगर की तरफ चले गए, गुजरात की तरफ, और वहाँ के भीलों में भी सक्रियता आने लगी। उनके जो नज़दीकी क्षेत्र थे, सिरोही मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर भील अपने आप को संगठित करने लगे। और फिर आगे एक हत्याकांड होगा, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड ये कब की बात है भाई, 6 मार्च 7 मार्च, दोनों ही ध्यान रख लें आप। मुख्य रूप से 6 मार्च तो राजस्थान RBSC की जो बुक है कक्षा 12 की, उसमें 6 मार्च दिखा रखा है, और इसकी जो डेट अन्य बुक्स में मिलती है वो 7 मार्च मिलती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे, 6 और 7 मार्च 1922 को विजयनगर के नीमड़ा गांव में, विजयनगर के नीमड़ा गांव में लागबाग और बेट बेगार के विरुद्ध भीलों का कह सकते हैं, किसानों का कह सकते हैं, का विशाल सम्मेलन हुआ। इस बात की सूचना जब अंग्रेजों को लगी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को लगी, तो उन्होंने सैनिक भेजे। नीमड़ा हत्याकांड 6-7 मार्च 1922 की बात है। विजयनगर के नीमड़ा गांव में लागबाग और बेट बेकार के विरुद्ध में अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध भीलों और किसानों का विशाल सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में मेजर सर्टन ने क्या कर दी, गोलीबारी की। तो इसमें लगभग 1200 भील घटना स्थल पर ही मारे गए। घटना स्थल पर क्या हो गए, मारे गए। मेजर सर्टन के द्वारा गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 1200 भील घटना स्थल पर ही क्या हो गए, मारे गए। और उसके पश्चात मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी। मोतीलाल तेजावत के पैर में भी क्या लगी, गोली लगी। तो ये क्या हो गए भाई, घायल हो गए। और घायल होने के पश्चात इनको भील उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए, और 8 वर्ष तक क्या रहे, भूमिगत रहे। ईडर और विजयनगर के आसपास ये क्या रहे, भूमिगत रहे। तो ये भी इनके बारे में ध्यान रखेंगे। नीमड़ा हत्याकांड, डेट ध्यान रखेंगे 6-7 मार्च 1922, विजयनगर के नीमड़ा गांव में सभा हुई, और मेजर सर्टन के द्वारा इसमें गोलीबारी की गई। 1200 भील घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगने से ये भी घायल हो गए, और कुछ भील इनको उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। 8 वर्ष तक ये क्या रहे, भूमिगत रहे, किसी को कुछ पता नहीं चला इनके बारे में। और हत्याकांड हम देखते हैं आगे जाकर। एक था सियावा सिरोही में है, सियावा गांव का हत्याकांड। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई 12 अप्रैल 1922 को। सियावा गांव हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को। सियावा कहाँ पड़ता है, ये सिरोही में ही पड़ता है। और यहाँ पर 3 गरासिया
जो व्यक्ति थे वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इस कारण ये थोड़ा चर्चा में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखें। सियावा गांव, जो सियावा हत्याकांड, इसका संबंध किससे है, सिरोही से है। इसमें 3 ग्रासिया क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इसके अलावा बोलालिया, व भूला बालोलिया व भूला गांव का हत्याकांड, बालोलिया व भूला गांव का हत्याकांड। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 5-6 मई 1922 को हुआ था। 5-6 मई 1922 को बालोलिया और भूला गांव का हत्याकांड हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, राजपुताना एजीजी का सचिव था मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में, राजपुताना एजीजी के सचिव मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में यहाँ पर क्या की गई भाई, गोलीबारी की गई। यहाँ घरों को आग लगा दी गई थी, लोगों के घरों को आग लगा दी गई, खेत खलिहानों को नष्ट कर दिया गया था, भयंकर उपद्रव मचाया। मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में सैनिकों ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में 50 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए। ये खुद बताते हैं मेजर प्रिचार्ड कि कितने लोग शहीद हुए थे, 50 लोग शहीद हुए थे और 150 लोग घायल हुए। 150 लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए। ये जानकारी खुद किसने बताई थी, मेजर प्रिचार्ड ने इनके बारे में कहा था कि इस हत्याकांड में या इन गांवों में जो आगजनी वगैरह की घटना हुई थी, घरों को जला दिया गया था, उस गोलीबारी में कितने लोग, 50 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए राजस्थान सेवा संघ ने अपने दो सदस्यों को भेजा था कि आप जाएं और जो बालोलिया और भूला गांव है सिरोही के रोहिड़ा तहसील में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, रोहिड़ा तहसील में, सिरोही में है ये गांव, बालोलिया और भूला गांव। तो वहाँ जाकर घटनास्थल का मुआयना करें, उसका परीक्षण करें कि उसमें किस प्रकार की गोलीबारी में कितने लोग मारे गए हैं। 2 सदस्य गए, कौन कौन, एक तो गए रामनारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे रामनारायण चौधरी, और एक थे सत्यभक्त। इनको भेजा गया, राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्यों को भेजा गया, कहाँ पर, बालोलिया और भूला गांवों के हत्याकांड की परीक्षण या जांच करने के लिए राजस्थान सेवा संघ के 2 व्यक्ति रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त गए। और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है उसमें, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इसके बारे में, इस घटना के बारे में क्या किया, संपादन किया। इस घटना का क्या किया, संपादन। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र में कौन से गांव की घटना को संपादित किया गया, रामनारायण चौधरी के द्वारा बालोलिया एवं भूला गांव की जो आगजनी वाली घटना थी, मेजर प्रिचार्ड के द्वारा इसको किया गया था, वो घटना रामनारायण चौधरी ने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान में लिखी थी, लोगों के सामने आई है। ये घटनाक्रम आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में 1923 में किसानों के साथ में सरकार ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो ये आंदोलन थोड़ा क्या हो गया भाई, कमजोर पड़ गया। किसानों के साथ क्या किया गया, समझौता किया गया। समझौता हुआ तो आंदोलन क्या हो गया, कमजोर पड़ा।
किसानों के साथ 1923 में समझौता हुआ। समझौता होने के पश्चात आंदोलन क्या हो गया, कमजोर हो गया। और फिर 1922 की बात है, 23 मई 1922 को किसानों के साथ में क्या हो गया था, समझौता हो गया। तो उसके पश्चात आंदोलन क्या हो गया, कमजोर पड़ गया था। उसके बाद में 1923 में मोतीलाल तेजावत ने पुनः आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया। 1923 में पुनः आंदोलन शुरू करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, शुरू करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत ने क्या किया, आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया था। आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया, कहाँ से शुरू किया, छोछर गांव है, छोछर गांव, ये देलवाड़ा में पड़ता है, आबू देलवाड़ा से, छोछर गांव देलवाड़ा से। और इसको फिर समर्थन दिया ईडर प्रजामंडल ने। समर्थन दिया किसने, ईडर प्रजामंडल ने इसको समर्थन दिया। ईडर प्रजामंडल ने इसको क्या दिया था, अपना सहयोग और समर्थन दिया था। जो मोतीलाल तेजावत ने छोछर गांव से पुनः आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन सिरोही गांव ने समर्थन नहीं दिया। सिरोही गांव ने मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम की घोषणा कर दी थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो मोतीलाल तेजावत और एकी आंदोलन के बारे में ध्यान रखनी है। और कुछ बातें हैं जैसे मोतीलाल एकी आंदोलन और मोतीलाल तेजावत एकी आंदोलन और मोतीलाल तेजावत की संघर्षपूर्ण या वीरतापूर्ण संघर्ष की जो कहानी है, गांधी जी तक पहुंची मणिलाल कोठारी के द्वारा। मणिलाल कोठारी के द्वारा कहाँ पहुंची, गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी तक, यानी कहने का मतलब मोतीलाल तेजावत और एकी आंदोलन की समस्त गतिविधियों को गांधी जी तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, मणिलाल कोठारी के द्वारा किया जाता था। यानी जितनी भी एकी आंदोलन या इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होती थी वो गांधी जी तक पहुंचाने का कार्य करते थे मणिलाल कोठारी, एक संदेशवाहक के रूप में काम करते थे। तो मोतीलाल तेजावत निरंतर भाई इधर से उधर घूमते रहे, बेलों में चेतना जागृत करने का इन्होंने लगातार प्रयत्न किया। और जब गांधी जी को इस बात का पता चला कि एक व्यक्ति, इनको पहले कुछ गांधी जी कोई विशेष महत्व नहीं दे रहे थे। जब सिरोही की दीवान, मैंने आपको बताया था, ने गांधी जी के पास में समाचार पहुंचाया कि मोतीलाल तेजावत आपके नाम पर इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, लेकिन मणिलाल कोठारी ने जब समस्त बातें उनको बताई तो वाकई में गांधी जी को एहसास हुआ कि ये बंदा अहिंसापूर्वक गतिविधियों में शामिल है, हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो ये भी इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। तो फिर 1929 में गांधी जी के कहने पर ये लगातार इधर से उधर घूमते रहे, भूमिगत रहे। 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर के खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। काफ़ी दिन हो गए इधर से उधर घूमते हुए। तो गांधी जी को जब इस बात की सूचना लगी तो गांधी जी ने इनके पास समाचार पहुंचाया कि आपको क्या कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर ईडर राज्य ने किसको सौंप दिया, मेवाड़ को सौंप दिया।
एडराजे ने मोतीलाल तेजावत किसको सौंप दिया? मेवाड़ को सौंपा। मेवाड़ के जो सुप्रीम कोर्ट था, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट महाइंद्राज सभा, इसने मोतीलाल तेजावत के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया और 10 वर्ष कैद की सजा, 10 वर्ष की क्या सुनाई? सजा सुनाई। 10 वर्ष की क्या सुनाई? सजा सुनाई मोतीलाल तेजावत को। और उसके पश्चात मणिलाल, इनको जेल में डाला गया। मणिलाल कोठारी ने इनके ऊपर दबाव बनाया, मोतीलाल तेजावत के ऊपर दबाव बनाया कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक कहना आप मेरा भी माने कि आप लिखित में आश्वासन दे दें मेवाड़ राज्य के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियों में भविष्य में शामिल नहीं होंगे आप। तो मणिलाल कोठारी के दबाव में इन्होंने 16 अप्रैल 1936 को लिखित मेवाड़ राज्य को लिखित आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि भविष्य में मेवाड़ राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। कौन? मोतीलाल तेजावत। जब ये इस प्रकार का आश्वासन दिया तो 1936 में ये क्या हो गए थे? रिहा कर दिए गए। और रिहा होने के पश्चात इन्होंने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की। सामाजिक स्थिति सुधारने के मकसद से वनवासी संघ की क्या की? स्थापना। वनवासी संघ की स्थापना कर दी किन्होंने? मोतीलाल तेजावत ने, जिनके माध्यम से सामाजिक जो रूढ़ी है, अंधविश्वास, आडंबर हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में इन्होंने पर्याप्त प्रयत्न किया ताकि भीलों की स्थिति को सुधारा जा सके। और इस समय भारत में 1942 में फिर एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें भी भाग लिया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने भाग लिया। मोतीलाल तेजावत ने भी क्या लिया? भाग, यानी इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मोतीलाल तेजावत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो जब इनको इस आंदोलन में भाग लिया तो इनको क्या किया गया? 1942 में पुनः गिरफ्तार किया गया और फिर 1945 में क्या हो गए थे? रिहा हो गए थे। रिहा तो कर दिए गए, लेकिन इनके उदयपुर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। उदयपुर से बाहर जाने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि आप उदयपुर से बाहर नहीं जा सकते। और ये प्रतिबंध कब तक रहा? तो आज़ादी तक, यानी स्वतंत्रता तक ये प्रतिबंध जारी रहा कि आज़ादी तक फिर मोतीलाल तेजावत उदयपुर से बाहर नहीं गए। तो और उसके बाद में 1963 में 5 दिसंबर 1963 को खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है, वहाँ पर मोतीलाल तेजावत की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनके उपनाम आपको पता है, आदिवासियों का मसीहा, और इनको बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम हैं, तो दोनों ध्यान रखेंगे। ये मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। तो आइए फटाफट एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, एक कहानी के रूप में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जनजातीय आंदोलन की कड़ी हम पढ़ रहे थे। श्रृंखला में एक ही आंदोलन आता है, भोमट का भील आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेवाड़ और सिरोही के भीलों से संबंधित था। इसमें गरासिया भी शामिल थे। भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से आंदोलन शुरू किया गया था। 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर जो पहाड़ा जागीर उदयपुर का क्षेत्र है, वहाँ के भीलों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन अगले वर्ष वहाँ के महाराणा ने इनकी कुछ मांगे मान ली, जिससे आंदोलन क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। 21 में फिर मादड़ी पट्टा
उदयपुर में पड़ता है क्षेत्र, वहाँ के भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उससे मोतीलाल तेजावत जुड़े। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, वहाँ से इन्होंने नौकरी छोड़ी। इनका जन्म कोल्हारी गांव में हुआ था ओसवाल परिवार में। और उसके बाद में 1921 में मातरकुंडिया, जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, रासमी चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से एक ही आंदोलन शुरू कर दिया मोतीलाल तेजावत ने वैशाख पूर्णिमा को। इसमें गोकुल जी जाट भी इनके साथ में जुड़े और इसका उद्देश्य था राज्य के अत्याचारों के खिलाफ और आदिवासी भीलों में पूर्ण एकता स्थापित करना, कि आदिवासी भीलों में पूर्ण रूप से उनको एकजुट किया जाए, एक बनाया जाए। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समूह 21 प्रकार की मांगे रखी, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। महाराणा ने 18 प्रकार की मांगे तो स्वीकार कर ली, लेकिन 3 प्रकार की मांगे, वन संपदा, बेट बेकार और सूअरों के उत्पाद से संबंधित मांगे स्वीकार नहीं की। तो तेजावत जी उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से भीलों को संबोधित करते हैं। फिर जब ये झाड़ोल जाते हैं तो इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात इनको रिहा भी कर दिया जाता है। और 31 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की, आदेश जारी किया कि 50 से अधिक भील एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। साथ में मेवाड़ के महाराणा ने भी यह आदेश जारी कर दिया कि मोतीलाल तेजावत को पकड़ने पर 500 रुपये इनाम की घोषणा की जाएगी। तो तेजावत जी मेवाड़ से फिर किधर चले गए, सिरोही की तरफ चले गए। तो सिरोही के भीलों का भी इस उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वे भी सक्रिय और संगठित होने लगे। आबू रोड से अंबाजी जो गुजरात है, वहाँ रास्ते की रखवाली करते थे भील सिरोही के, उन्होंने रखवाली करने से मना कर दिया, तिल का कर जमा करवाने से मना कर दिया। जो सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी तक ये समाचार पहुंचाया, विजय सिंह पथिक तक ये समाचार पहुंचाया कि आप मोतीलाल तेजावत को रोकें, वो इस प्रकार से भीलों को उकसाने का प्रयत्न कर रहा है। तो गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस प्रकार का लेख लिखा कि मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग या समर्थन नहीं है, मैं उनको किसी प्रकार से जानता भी नहीं हूँ। रामचंद्र वेद हरि ब्रह्मचारी को साथ लेकर विजय सिंह पथिक रमाकांत मालवीय को भी साथ लेते हैं और तेजावत से मिलते हैं। कहाँ पर, भगवानपुरा नामक स्थान पर। फिर 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक और रमाकांत मालवीय ने भीलों को संबोधित किया, उपद्रवों को शांत करवाया कि आपकी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा, आप हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल न हों। फिर मोतीलाल तेजावत ईडर की तरफ चले गए, विजयनगर जो गुजरात की तरफ पड़ता है उस क्षेत्र में चले गए। वहाँ जो भील थे उनके ऊपर भी सिरोही के जो भील आंदोलन थे उनका प्रभाव पड़ रहा था। वे लोग भी क्या होने लगे, संगठित होने लगे। नीमड़ा हत्याकांड होगा 7 मार्च 1922 को। आरबीएससी की बोर्ड की कक्षा 12 किताब में 6 मार्च लिखा हुआ है, तो दोनों ध्यान रखें, आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। विजयनगर के नीमड़ा गांव में लागबाग और बेट बेकार के विरुद्ध भीलों किसानों की एक बड़ी सभा हुई, बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें मेजर सर्टन ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 1200 भील घटनास्थल पर ही मारे गए। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी, घायल हो गए, लेकिन 8 साल तक ये भूमिगत रहे, ये किसी के हाथ नहीं आए। सियावा गांव हत्याकांड 12 अप्रैल को हुआ, इसमें 3 गरासिया शहीद हो गए थे। बालोलिया भूला गांव, ये सिरोही की रोड है, तहसील के 2 गांव हैं। 5-6 मई 1922 की ये बात है। राजपुताना एजीजी का सचिव था मेजर प्रीचार्ड, उसके नेतृत्व में सैनिकों ने भयंकर गोलीबारी, आगजनी जैसी घटनाएं की। यहाँ के घरों को जला दिया गया, फसलों को नष्ट कर दिया गया। गोलीबारी में 50 लोग शहीद हो गए, 150 लोग घायल हुए, ये खुद जानकारी देता है मेजर प्रीचार्ड। राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 सदस्यों को भेजा, रामनारायण चौधरी सत्यभक्त को, और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना को संपादित किया। 23 मई 1922 को किसानों के साथ समझौता, तो आंदोलन क्या हो गया, अपने आप ही कमजोर पड़ गया। लेकिन 1923 में पुनः तेजावत जी ने आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया छोछर गांव देलवाड़ा से। तो ईडर प्रजामंडल ने समर्थन दिया, लेकिन सिरोही का जो प्रशासन था उसने इनके ऊपर 1000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी कि इनको कोई अगर पकड़ाएगा तो उनको 1000 रुपये क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। एक ही आंदोलन और महात्मा गांधी मोतीलाल तेजावत की जो वीरतापूर्ण संघर्ष की कहानी है, मणिलाल कोठारी किसके पास पहुंचाते थे, गांधी जी के पास पहुंचाते थे। लगातार ये इधर से उधर जब घूमते रहे मोतीलाल तेजावत, तो गांधी जी को जब ये खबर मिली तो गांधी जी ने इनको कहा कि आप आत्मसमर्पण करें आगे, फिर ब्रिटिश सरकार से कहकर आपकी रिहाई के लिए प्रयत्न या प्रयास किए जाएंगे। तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर 1929 में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ राज्य को सौंप दिया गया फिर ईडर के द्वारा इनको, और महाइंद्राज सभा जो मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा इनको
इनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा, 10 वर्ष की सजा हुई। लेकिन 1936 में 16 अप्रैल 1936 को मणिलाल कोठारी के दबाव में आकर मेवाड़ राज्य को ये लिखित आश्वासन दिया मोतीलाल तेजावत ने कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। तब इनको रिहा कर दिया गया और रिहा होकर भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। फिर इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन 45 में फिर छोड़ दिए गए। लेकिन इनके उदयपुर से बाहर जाने पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और फिर आगे जाकर 5 दिसंबर 1963 को खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इनको आदिवासियों का मसीहा बाबूजी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। आदिवासी जनजाति आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में हम एक मीणाओं के आंदोलन और देख लेते हैं। मीणा आंदोलन, मीणा आंदोलन, मीणा आंदोलन की बात करें हम तो मीणा भी अपने आप को मानते हैं कि हम क्या हैं, जन्मजात सैनिक हैं। मीणा अपने आप को क्या मानते थे, जन्मजात सैनिक मानते थे। और इसके अलावा स्वयं को क्या मानते थे, क्षत्रिय भी मानते थे। स्वयं को क्या मानते थे, क्षत्रिय मानते थे। और मीणा का जो शासन था हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से खोगंग, माची, गेटोर, आमेर, गेटोर, झोटवाड़ा, आमेर, गेटोर, झोटवाड़ा, भांडारेज, सोबनपुर, इन क्षेत्रों में मीणाओं का क्या था भाई, शासन था। प्राचीन समय में मीणा लोग इन क्षेत्रों में क्या करते थे, शासन किया करते थे। कई वर्षों तक इन्होंने इन क्षेत्रों के ऊपर अपना एकाधिकार, अपना आधिपत्य जमाए रखा। लेकिन आमेर में कछवा वंश की स्थापना के साथ इनका प्रभुत्व धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। आमेर में कछवा वंश की क्या हुई, स्थापना। कछवा वंश की स्थापना दुलेराय तेजकरण ने की थी। जो ही आमेर में कछवा वंश की स्थापना हुई तो इनका प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रभुत्व समाप्त हो गया मीणा का। जो मीणा लोग हुआ करते थे जिनका अधिकार इन क्षेत्रों में हुआ करता था, तो आमेर में कछवा वंश की स्थापना होती है। और इसके साथ ही ढूंढाड़ प्रदेश की नींव रखते हैं दुलेराय तेजकरण। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था, वहां पर मीणा और बड़गुजरों का शासन हुआ करता था। दुलेराय उनको पराजित करता है, तो उसके पश्चात धीरे धीरे इनका शासन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और कछवा वंश की नींव क्या होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। और उसके पश्चात कछवा वंश का शासक था कोकिलदेव। तो कोकिलदेव ने मीणा जनपदों पर अपने राज्य का विस्तार किया। मीणा जनपद यानी जहां पर मीणा लोगों का शासन हुआ करता था, उन पर अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। और अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको प्रबल कर दिया इन्होंने। कहने का मतलब अब आमेर में कछवा वंश की स्थापना क्या हो गई थी, सुदृढ़ हो गई थी। मीणाओं का शासन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद में 1924 में, कब की बात है, 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। आपराधिक गतिविधियों में अगर संलिप्त हैं मीणा जाति के लोग, तो इस प्रकार का एक एक्ट इनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, पारित किया गया। और फिर 1930 में जरायम पेशा कानून के अंतर्गत मीणा जाति को शामिल कर लिया गया। उसके तहत किसको शामिल किया गया, मीणा जाति को शामिल कर लिया गया। और उसके अंतर्गत ये रखा गया कि 12 वर्ष से ऊपर के मीणा जाति के जो भी लोग हैं वो प्रतिदिन नज़दीकी थाने में दैनिक उपस्थिति देंगे, हाजिरी देंगे, वहाँ पर नाम लिखवाएंगे। इस प्रकार का ये क्या कर दिया, कानून लागू कर दिया, जराइम पेशा कानून।
तो जराइम पेशा कानून का फिर बड़े स्तर पर जयपुर राज्य में क्या किया गया, भी विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। और स्थानीय नेताओं छोटू राम, जवाहर राम, माधव राम, इन्होंने मीणा जाति सुधार कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसका कोई तात्पर्य नहीं निकला। फिर आगे जाकर 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या हुआ? गठन किया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और उसने जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की क्या की? मांग की, अनुरोध किया ब्रिटिश सरकार से कि इस प्रकार के कानून को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और उसके बाद में 1944 में जैन मुनि मगन सागर उसकी अध्यक्षता में नीमका थाना सीकर में, नीमका थाना कहाँ पड़ता है? सीकर में। नीमका थाना सीकर में मीणाओं का एक महासम्मेलन हुआ। मीणा महासम्मेलन आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? मगन सागर की अध्यक्षता में महासम्मेलन हुआ। आपको पता है जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की थी। मीन पुराण की रचना किनके द्वारा की गई थी? मगन सागर के द्वारा। तो नीमका थाना में मीणाओं का महासम्मेलन आयोजित किया गया 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। और इस महासम्मेलन में मीणाओं को उनके गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत करवाया गया कि प्राचीन समय में मीणा लोग किस प्रकार से किन क्षेत्रों में काम करते थे, एक क्षत्रिय की तरह काम करते थे, जन्मजात लड़ाकू सैनिक हुआ करते थे। इस प्रकार की गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत करवाया गया। और इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा सुधार समिति का क्या किया गया? गठन किया गया 1944 में। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित बंशीधर शर्मा बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का पहला अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा, अध्यक्ष बने थे राजेंद्र कुमार अजय। अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा बने, मंत्री बने थे राजेंद्र कुमार अजय और संयुक्त मंत्री बने थे क्या नाम था उनका? नारायण सिंह झरवाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार का एक बड़ा सम्मेलन नीमका थाना में आयोजित हुआ था जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। पहला अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। और इसमें प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं के ऊपर विचार किया गया कि मीणा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए, चौथ जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और जो जराइम पेशा कानून है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब उसके बाद में आगे जाकर 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में होगा। का अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में। और इसके अध्यक्ष थे पंडित JL नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। और इस अधिवेशन में जो कानून था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 का, इसका विरोध किया गया। और इसी अधिवेशन में ठक्कर बापा ने, पिछड़ों के मसीहा कहलाते हैं ठक्कर बापा, इन्होंने जयपुर राज्य से इस कानून को समाप्त करने की मांग की। समाप्त करने की क्या की? मांग की। इन्होंने ठक्कर बापा ने, जो पिछड़ों के मसीहा कहलाते हैं।
31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का क्या किया गया, विरोध किया गया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ठक्कर बापा जो पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने जयपुर राज्य से जो जराइम पेशा कानून है उसको समाप्त करने की क्या की, मांग की। और फिर आगे जाकर 28 अक्टूबर 1946 को 28 अक्टूबर 1946 को एक स्थान पड़ता है बागावास, जयपुर में पड़ता है, बागावास जयपुर में चौकीदार मीणाओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें मीणाओं का बड़ा सम्मेलन हुआ तो इसमें चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, पदों से इस्तीफा दे दिया कि हम अब कार्य नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो बागावास में मीणाओं का सम्मेलन हुआ, ये डेट ध्यान रखेंगे, 28 अक्टूबर 1946 को ये सम्मेलन हुआ था बागावास जयपुर में। और यहाँ चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और फिर आगे जाकर 1952 में स्वतंत्रता के बाद में जराइम पेशा कानून क्या कर दिया गया, समाप्त। और इसके अंतर्गत जो मीणाओं के ऊपर जो प्रतिबंध लगे होते थे वो सारे क्या कर दिए गए, समाप्त। सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। तो ये मीणा आंदोलन की पृष्ठभूमि है, आप ध्यान में रखें। एक बार पुनः रिपीट कर लें। मीणा आंदोलन की बात कर रहे थे हम। मीणा जन्मजात सैनिक मानते थे अपने आप को, क्षत्रिय मानते थे। खोगंग, माची, आमेर, गेटोर, झोटवाड़ा, भंडारे, सोमनपुर जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मीणाओं का कई वर्षों तक साम्राज्य स्थापित रहा। कई वर्षों तक यहाँ पर इन्होंने शासन किया। और जो ही आमेर में कछुआ वंश की स्थापना हुई, ढूंढाड़ प्रदेश में दुल्ले राय तेजकरण ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की, तो उसके पश्चात इनका प्रभुत्व धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होता चला गया। कोकिल देव ने सभी मीणा जनपदों पर अपने राज्य का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। और फिर 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। उसके अंतर्गत ये आपराधिक जाति के अंतर्गत शामिल हो गए मीणा लोग। 1930 में जराइम पेशा कानून लागू किया। इसके तहत मीणा जाति के 12 वर्ष से ऊपर के आयु के सभी स्त्री पुरुष, जो चाहे उनमें बच्चे ही क्यों न हो, उनको प्रतिदिन नज़दीकी थाने में अपना नाम लिखवाना और दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। तो जयपुर राज्य में इसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और उसने जराइम पेशा कानून को समाप्त करने का अनुरोध किया। 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमका थाना सीकर में मीणाओं का महासम्मेलन आयोजित हुआ। जैन मुनि मगन सागर की रचना मेन पुराण ध्यान रखेंगे। और इस सम्मेलन में मीणाओं को उनके गौरवशाली इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उससे अवगत कराया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन इस सम्मेलन में किया गया। अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा को बनाया गया और इसमें प्रमुख रूप से 3 बातों के ऊपर विचार किया गया। कौन कौन सी? चौथ प्रथा को समाप्त किया जाए, मीणा समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए, बुराइयों को समाप्त किया जाए, और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है जराइम पेशा कानून, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। और 1945 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का विरोध किया गया। पिछड़ों के मसीहा ठक्कर बापा ने जयपुर राज्य से इस कानून को समाप्त करने की मांग की। और फिर 28 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर में मीणाओं का बड़ा सम्मेलन हुआ। उसमें चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1952 में मीणाओं पर से सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। जराइम पेशा कानून को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों आपके जनजातीय आंदोलन। नेक्स्ट हम देखेंगे किसान आंदोलन। धन्यवाद।